तो कहानी की शुरुआत में हमें विम नाम करके एक बच्चे को दिखाया जाता है। इस वक्त वो अपने डैड के साथ में रहता है। उसके डैड उसे कुछ पैसे देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे हफ्ते भर के नाश्ते के पैसे हैं। मैं ऑफिस में बिजी रहूंगा इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो विम को पैसे दे करके यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विम स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। वो जा करके अपने दोस्त नील से मिलता है। नील को देख करके आप लोग संकोच में होंगे कि आखिर ये क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर से होती है और फिलहाल इस वक्त आप इन लोगों को जिस प्लेनेट पर देख रहे हो ये पृथ्वी नहीं है बल्कि कोई और प्लेनेट है। इस प्लेनेट पर रोबोट, एलियन और इंसान तीनों साथ मिल करके रहते हैं। इन सब में कोई भेदभाव नहीं है। स्कूल में जो टीचर है वो रोबोट है। रोबोट ही है जो बच्चों को पढ़ाता है। हालांकि टीचर्स भी हैं जो बच्चों को पढ़ा सकती हैं, लेकिन फिर भी ये काम रोबोट्स को दिया गया है। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर आती हैं और बच्चों से कहती हैं कि एक हफ्ते बाद तुम लोगों का करियर असाइनमेंट टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट की वजह से तुम्हें मालूम चलने वाला है कि तुम आगे भविष्य में करने क्या वाले हो, तुम्हें कौन सा करियर चुनना है। अब इसी बीच हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो अपने व्हीकल से तेज रफ्तार से जा रही थी। इनका ये जो वाहन है ये कोई आम वाहन नहीं है, ये बल्कि रॉकेट की स्पीड से भागता है। इनमें हमें फान और उसकी दोस्त केबी को दिखाया जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इनका व्हीकल बंद हो जाता है तो इसीलिए इन्हें पैदल चलना पड़ता है। केबी जब व्हीकल को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि जो पावर कार्बोरेटर होता है ना वो खराब हो गया है। तो जब पावर कार्बोरेटर ठीक हो जाएगा तभी ये व्हीकल चलने वाला था। उसी वक्त यहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो कि इन दोनों से कहते हैं कि अगले हफ्ते हमारा रेस है, अगर तुम दोनों हार गए तो लूजर कहलाओगे। इतना कहने के बाद बच्चे चले जाते हैं। इसके बाद फान केबी से कहती है कि हमें फौरन अपने व्हीकल को ठीक करना होगा क्योंकि हमें रेस करनी है और हर हाल में मुझे ये रेस जीतनी है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें विम को दिखाया जाता है। रात में डिनर कर लेने के बाद उसके डैड आते हैं और उसे सुला करके चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद विम सोता नहीं है बल्कि अपने टेबलेट में कहानियों को देखने लगता है। अब दिक्कत की बात ये थी कि ज्यादा रात तक जागने की वजह से वो सुबह में लेट उठा और इसीलिए वो बस को नहीं पढ़ पाता है। और इससे भी बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि आज उसका करियर असाइनमेंट टेस्ट था, इसलिए उसे हर हाल में स्कूल पहुंचना जरूरी था क्योंकि वो ये एग्जाम मिस नहीं करना चाहता था। इधर स्कूल में सभी बच्चे एग्जाम के लिए तैयार हो गए थे लेकिन विम अभी तक नहीं पहुंचा था। हालांकि वो अपनी व्हीकल से शॉर्टकट ले करके स्कूल पहुंचने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो ब्रेक नहीं मार पाता है और गलती से गड्ढे में गिर जाता है। अब इस गड्ढे में गिर जाने के बाद वो यहाँ से निकलने की बार बार कोशिश तो करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा था। जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसी वक्त उसे कुछ तो जरूर दिखाई देता है। वहाँ की साफ सफाई करने के बाद जब वो उस चीज को अच्छे से देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये तो एक जटायु मंदिर है। उसी वक्त स्कूल से एक रोबोट आ जाता है जो कि विम को अपने साथ स्कूल लेके जाता है। जब वो क्लास के बाहर बैठा हुआ था तो उसी वक्त यहाँ फान भी आकर के बैठ जाती है जो कि विम से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी गलती क्या है। विम उससे बात करता है और कहता है कि मैंने अपना टेस्ट मिस कर दिया। उसी वक्त उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं जो कि विम को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि मैंने जंगल में एक जटायु मंदिर देखा है। बगल में बैठी फान भी इस चीज को सुन लेती है। उसके पिता कहते हैं कि बकवास करना बंद करो। इतना कहने के बाद वो डांट करके यहाँ से चले जाते हैं। अब डैड के चले जाने के बाद जो फान थी वो जटायु मंदिर के बारे में विम से पूछती है, लेकिन विम कहता है कि नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था। इतना कहने के बाद विम घर चला जाता है और अपने दोस्त नील से मिलता है और फिर अपने दोस्त को भी उस जटायु मंदिर के बारे में बताता है। बल्कि वो अपने दोस्त नील को लेकर के जटायु मंदिर के पास भी जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद विम को मालूम चलता है कि इसे किसी ने पहले ही साफ किया है, मतलब कि यहाँ पहले भी कोई आया है। ये बात विम को मालूम चल जाता है और वे लोग कोई और नहीं बल्कि फन और केबी थे जो कि इस जगह पर आकर के इसकी खुदाई कर रहे थे। तो विम कहता है कि तुम इस जगह की खुदाई नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जगह मेरी है, मैंने इसे खोजा है। जिसके बाद फन कहती है कि मुझे सिर्फ एक पावर कार्बोरेटर चाहिए क्योंकि मुझे अपने व्हीकल को ठीक करना है। दरवाजा खोलने के बाद अंदर जो कुछ भी होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक पावर कार्बोरेटर चाहिए। अब यहाँ पर यह डील फिक्स हो जाती है कि अंदर जो कुछ भी होगा उसे विम लेगा। फान को सिर्फ पावर कार्बोरेटर से मतलब है। नील और विम ये दोनों खुदाई कर रहे थे और इधर जो लड़कियां थी वो आराम कर रही थी। थोड़ा खुदाई कर लेने के बाद केबी को एक छोटा सा दरवाजा दिखाई देता है जिसमें वो शॉर्ट सर्किट करती है जिसकी वजह से दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुल जाने के बाद सभी लोग एक साथ अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ
यहाँ इन्हें एक ड्रॉइड दिखाई देता है जो कि डैमेज पड़ा हुआ था। अब विम इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था और फान को चाहिए था पावर कार्बोरेटर, इसलिए ये लोग आगे जाते हैं और अपने अपने सामानों को ढूंढना शुरू करते हैं। इस बीच जो विम था वो जगह को एक्सप्लोर करते करते इनसे अलग हो जाता है। फान और केबी मेन इंजन के पास पहुंच जाते हैं और जो केबी थी वो गलती से इंजन को स्टार्ट कर देती है। पावर स्टार्ट होने की वजह से सारी लाइटें जलने लगती हैं। इसी बीच जो विम था वो एक बटन को दबा देता है जिसकी वजह से ये पूरी जगह हिलने लगती है और फिर ये लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग दरवाजे पर जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि ये कोई जटायु मंदिर नहीं बल्कि एक स्टारशिप है। इंजन स्टार्ट होने की वजह से अब वो उड़ने वाला था। विम को ढूंढते हुए उसके डैड भी यहाँ आकर के पहुंच चुके थे। उसके डैड कुछ कर पाते उससे पहले ही स्टारशिप उड़ करके आसमान में कहीं गायब हो जाता है। इन बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बस ये लोग काफी डरे हुए थे। आसमान में जाने के बाद एक झटका लगता है और अचानक से एक लाइट स्पीड की रफ्तार से ये लोग गायब हो जाते हैं और किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। इन सब की वजह सिर्फ विम था, इसलिए सभी बच्चे विम से नाराज थे। उसी वक्त इन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि महाराज महाराज करके इनके सामने आ रहा था और वो कोई नहीं बल्कि ड्रॉइड था जो कि ठीक हो गया था और वो इन बच्चों के सामने आकर के इनसे कहता है कि मेरे महाराज कहाँ पर हैं और तुम लोग घुसपैठिए हो क्या। अब इस ड्रॉइड को शांत करने के लिए जो फान थी वो उसके सामने जाती है जो कि ड्रॉइड से कहती है कि मैंने तुम्हारे महाराज को खत्म कर दिया है और अब मैं तुम्हारी एक नई लीडर हूँ, तुम्हें अब मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा। अब इतना कहने के बाद जो ड्रॉइड था ना वो फान की बात मानने लगता है। फान के कहने पर वो ड्राइविंग सीट पर आ जाता है और स्पेसशिप को चलाने लगता है। यहाँ फान उस ड्रॉइड से कहती है कि हमें अपने प्लेनेट एट एटन पर वापस जाना है। यह सुन करके ड्रॉइड कहता है कि एट एटन तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे नक्शा दिखाओ या फिर मुझे बताओ कि वो दिखता कैसे है, तो ही मैं तुम्हें वापस घर ले जा पाऊंगा। अब दिक्कत की बात ये थी कि इनके सामने ढेर सारा स्टार था और ग्रह था। अब इनमें से इनका ग्रह कौन सा है इन्हें नहीं पता था, मतलब कि अब ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से इस स्पेसशिप के अंदर फंस चुके हैं। फान कहती है कि हमें एट एटन के बारे में और जानकारी कहाँ से मिलेगी, तुम्हें पता लगाना है कि एट एटन कहाँ पर है और हमें उस प्लेनेट पर छोड़ना है। यह सुन करके ड्रॉइड कहता है कि अगर तुम्हें एट एटन के बारे में पता लगाना है तो तुम्हें हमारे पोर्ट पर चलना होगा, वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, उनमें से कोई न कोई तो एट एटन के बारे में जरूर जानता होगा। यह सुन करके फान कहती है कि ठीक है हमें वहीं पर ले चलो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ड्रॉइड इन सभी को लेकर के अपने साथ अपने पोर्ट पर जाता है। ये पोर्ट काफी छोटा था और यहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। अब यहाँ पर आने के बाद सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और इनका काम था कि एट एटन के बारे में जानकारी हासिल करना, लोगों से पूछताछ करके एट एटन के बारे में पता लगाना। अब इस बीच नील और विम एट एटन के बारे में पता लगाने के लिए एक दुकान पर जाकर के बैठ जाते हैं। दुकानदार खाना देने के बाद इनसे पैसा मांगता है। विम के पिता ने जो पैसे दिए थे उनमें से वो एक सिक्का निकाल करके दुकानदार को दे देता है। अब दुकानदार जब इन पैसों को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये पैसे इनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। आसपास जो भी लोग थे वो इन पैसों को देखने के बाद भड़क जाते हैं। उन पैसों को लेने के बाद अब एलियन विम से पूछते हैं कि ये पैसे हमें और कहाँ मिलेगा। विम कहता है कि ये पैसा मैं अपने प्लेनेट एट एटन से लेकर के आया हूँ, क्या आप उस प्लेनेट के बारे में जानते हो। इस प्लेनेट का नाम सुनने के बाद यहाँ जो भी लोग थे वो हंसने लगते हैं। उनका कहना था कि ये प्लेनेट सिर्फ किस्से कहानियों में है, सच नहीं है। ये लोग विम से पूछते हैं कि सच सच बताओ तुम कहाँ से आए हो। मामला जब गंभीर हो जाता है तब विम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और यहाँ से भागता है, लेकिन ये लोग ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते हैं, ये लोग पकड़े जाते हैं। उसी वक्त यहाँ पर ड्रॉइड आ जाता है जो बाकियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो, ये मेरे लोग हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग थे सब के सब पैसों के भूखे थे। बच्चों को पकड़ने के बाद ये लोग इनके प्लेनेट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए ड्रॉइड इनके ऊपर हमला कर देता है। इस बीच बच्चों को मौका मिलता है और वे लोग भागना शुरू करते हैं। ये लोग स्पेसशिप के अंदर जाने वाले थे, लेकिन उसी वक्त ड्रॉइड के ऊपर हमला होता है। ड्रॉइड जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है और उसी वक्त यहाँ कैप्टन आ जाते हैं जो कि इन सभी बच्चों को पकड़ने के बाद कैद खाने में बंद करवा देते हैं। वैसे तो चाबी इनके सामने लटकी हुई थी, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि चाबी इनसे दूर थी। अब ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे और यहाँ से बच करके जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक आदमी मसीहा बन करके इन लोगों
लोगों के पास आता है। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम जैक है और मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। हालांकि ये लोग कहते हैं कि चाबी तो दूर है, लेकिन तभी जैक अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस चाबी को अपने हाथों में ले लेता है। वो जैसे ही अपने हाथों में चाबी को लेता है तो उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें दिखाया जाता है कि विम के पिता अब काफी उदास थे। साथ में वो परिवार वाले भी काफी निराश थे जिनके बच्चे गायब हो गए थे। जानकारी लेकर के यहाँ पर एक रोबोट आता है जो इन्हें बताता है कि वो बच्चे जिस शिप में बैठ करके गायब हुए वो एक स्टार शिप थी और अब वो शिप हमारे बैरियर को पार करके ब्रह्मांड में कहीं दूर चली गई है। अब दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि जैक बच्चों को कैद खाने से आजाद करने के बाद उन्हें लेकर के यहाँ से भाग रहा था। जो बच्चे थे वो जैक को लेकर के अपने स्पेसशिप में सही सलामत वापस आ जाते हैं। यहाँ फान को जैक के ऊपर शक हो रहा था। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम भाग सकते थे तो तुम अभी तक भागे क्यों नहीं। जिसके बाद जैक कहता है कि मैं भाग तो जाता लेकिन मैं जाता किससे, मेरे पास स्पेसशिप नहीं थी ना। जब मुझे मालूम चला कि तुम्हारे पास स्पेसशिप है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हुआ। अब दिक्कत की बात ये थी कि जो ड्रॉइड था ना वो अभी भी पोर्ट के ऊपर ही था। फान कहती है कि हम उसके बिना नहीं जाएंगे, वो हमारा दोस्त है, वो हमारी मदद कर रहा था। जिसके बाद जैक कहता है कि ठीक है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं उसे जाकर के वापस लेके आता हूँ। अब इसके बाद जैक अकेले ही दोबारा पोर्ट पर जाता है और उस जगह पर जाकर के रोबोट्स को ढूंढना शुरू करता है जहाँ रोबोट्स को रखा जाता था। ढूंढते वक्त आसानी से उसे वो रोबोट मिल जाता है जिसको वो एक बग्गी में रखता है और उसे घसीटते हुए वापस स्पेसशिप के अंदर लेके आ जाता है। वापस आ जाने के बाद अब फन जा करके स्पेसशिप को स्टार्ट करती है और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो इनके पोर्ट को थोड़ा बहुत खराब करके भी जाती है। इसी वजह से जो कैप्टन था वो थोड़ा बौखलाया हुआ था। यहाँ जो बच्चे थे वो जैक को बताते हैं कि हमें प्लेनेट एटन पर जाना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। जिस पर जैक कहता है कि मेरी एक दोस्त है, उसे हर प्लेनेट के बारे में पता है। अब इसके बाद जैक इन बच्चों को लेकर के अपने उस दोस्त के पास जाता है। जैक स्पेसशिप को थोड़ा दूर लैंड कर देता है और इन लोगों को पैदल चलने के लिए कहता है। इस बीच दोस्तों हम उसको देखते हैं जिससे जैक मिलने के लिए जा रहा था। अब जब उसे मालूम चलता है कि जैक उससे मिलने के लिए आ रहा है तो उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया था। मतलब कि वो स्पेस पुलिस वालों के पास कॉल करके जैक को पकड़वाना चाहती थी। उसका नाम था मीरू और वो एक उल्लू एलियन थी। यहाँ जैक मीरू से कहता है कि हमें एटन प्लेनेट के बारे में जानना है। इन बच्चों का घर वहीं पर है, हमें उस प्लेनेट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। प्लेनेट का नाम सुनने के बाद मीरू अपने मॉनिटर में रिसर्च करना शुरू कर देती है, लेकिन वो रिसर्च नहीं कर रही थी बल्कि वो सिर्फ इनका ध्यान भटका रही थी। ठीक उसी वक्त जैक को भी मालूम चल जाता है कि मीरू ने स्पेस पुलिस को यहाँ पर बुला लिया है, इसलिए जैक फौरन कोऑर्डिनेट को लेने के बाद बच्चों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। सभी लोग भाग करके जब बाहर जा रहे थे तो केबी रुक करके मीरू की बात सुनने लगती है। मीरू उसे बताती है कि जैक एक बदमाश है, तुम्हारे प्लेनेट पर जो खजाना है ना उसे वो लूटना चाहता है। बस इसी वजह से अब ये लोग जैक से पूछताछ करने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि वो आखिर है कौन। फिर जैक बताता है कि मैं भी तुम्हारे ही तरह एक भटका हुआ इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारे ही तरह अपने प्लेनेट को ढूंढ रहा हूँ। बच्चे उसकी बात मान करके उसकी बातों पर विश्वास करके उसे स्पेसशिप में वापस ले लेते हैं। वैसे स्पेस की जो पुलिस थी वो इनकी स्पेसशिप के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग यहाँ से फौरन गायब हो जाते हैं। इन लोगों को एक ग्रह दिखाई देता है जिसको देख करके इन लोगों को लगता है कि ये इनका ही ग्रह है। इसी वजह से ये लोग इस ग्रह पर लैंडिंग करते हैं। अब जो बच्चे थे वो इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे और कुछ जानकारी हासिल करने के लिए भी जा रहे थे, लेकिन जाने से पहले फान जैक से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो, तुम स्पेसशिप के अंदर ही रहोगे। अब इसके बाद जो बच्चे थे वो जाते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इस जगह पर इन लोगों को एक बड़ा सा स्टैचू भी दिखाई देता है। ठीक उसी वक्त यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें बंदी बना लेते हैं। इनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम था हेन। वो इन बच्चों से कहती है कि दुश्मन इस तरफ आ रहे हैं, हमें छुपना होगा। इतना कहने के बाद वो इन बच्चों को लेकर के एक जगह पर जाकर के छुप जाती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पास से गुजर रहे थे और ये इंसान थे जिनके पास बड़े बड़े जानवर थे। जानवरों को देख करके हेन कहती है कि ये जानवर हमारे हैं, लेकिन दुश्मनों ने हमसे छीन लिया। दुश्मनों के चले जाने के बाद हेन इन बच्चों को लेकर के अपने पिता के पास आती है। जब बच्चे हेन के पिता से एटन के बारे में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इस प्लेनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ एक पावर स्तंभ है जिसके अंदर जा करके तुम अपने प्लेनेट के बारे में पता लगा सकते हो, लेकिन उस पावर स्तंभ के अंदर जाने से पहले तुम्हें लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। लड़ाई
लड़ाई में साथ दे करके तुम्हें दुश्मनों को हराना होगा और हमारे जानवरों को लौटाना होगा। अब दोस्तों यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं जो कि रोबोट को लेकर के बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसी वक्त हेन के जो दुश्मन थे ना वो आ करके इन्हें बंदी बना लेते हैं। इधर जो हेन के पिता थे वो बच्चों को लड़ाई करने के लिए आगे भेज देते हैं। दुश्मन सामने से आने वाला था और इन बच्चों को उन दुश्मनों को हराना था, लेकिन उसी वक्त इनके सामने जैक आ जाता है और वो अपने साथ इनके सारे जानवरों को भी लेकर के आया था। तो अब हेन के पिता को जब उनका जानवर मिल जाता है तो वो जैक के साथ हाथ मिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। जैक कहता है कि ये बच्चे मेरे साथ हैं, मैं इन्हें वापस लेना चाहता हूँ। इसके बाद हेन के पिता इन बच्चों को छोड़ देते हैं और जैक के हवाले कर देते हैं। काम पूरा हो जाने के बाद जो हेन थी ना वो इन लोगों को लेकर के पावर स्तंभ के पास जाती है। वो एक बड़ा सा टावर के जैसा था। इसके अंदर सभी लोग जाते हैं और फिर जैक लिफ्ट को ठीक करने के बाद इन्हें ऊपर लेकर के जाता है। ऊपर जाने के बाद अब इन्हें अपने प्लेनेट का कोऑर्डिनेट को ढूंढना था। ये लोग कोऑर्डिनेट ढूंढना शुरू करते हैं और कोऑर्डिनेट तो मिल जाता है, लेकिन इनके प्लेनेट का जो कोऑर्डिनेट था ना उसे किसी ने मिटा दिया था। उसी वक्त ड्रोइड कहता है कि मैंने ही इसे मिटाया है। वो कहता है कि मुझे याद आ गया, मैं महाराज के साथ इसी जगह पर आया था। जब लुटेरे एटन प्लेनेट पर जा करके सारे खजाने को लूटना चाहते थे तो महाराज ने मुझसे कहा था कि इस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट को मिटा दो, और मुझसे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट को ढूंढते हुए कोई यहाँ पर आता है तो उसे खत्म कर देना। इतना याद आने के बाद ड्रोइड बौखला जाता है और अब वो फान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त नील पत्थर मार करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब वो नील के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था तो उसी वक्त बीच में जैक आ करके उस रोबोट को स्विच ऑफ कर देता है। और फाइनली दोस्तों इस सीजन में जो 4 एपिसोड था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।